इस चैप्टर का नाम है बैंकिंग सर्विसेज और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का पार्ट सीबीएसई ने डिलीट कर दिया अपने सिलेबस से, तो बेसिकली हम इन 4 चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे और सीबीएसई से रिलेटेड टॉपिक को ज्यादा फोकस करके पढ़ेंगे जो पेपर में आता है। तो यहाँ पर अगर आपको पूरी टॉपिक को अगर आपको समझना है तो एंड तक वीडियो देखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बैंकिंग। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे पहले बैंक क्या होता है। तो बैंक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज बिहेव लाइक अ मीडिएटर। किस किस के बीच में? 2 लोगों के बीच में। एक होता है बच्चे सरप्लस हैंड। सरप्लस हैंड को कहते हैं बच्चे इन्वेस्टर, जिन पे पैसा बहुत ज्यादा है और उन्हें पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना है। दूसरा होता है बच्चे नीडी हैंड। नीडी हैंड का मतलब होता है वो व्यक्ति जिनको पैसों की जरूरत है। तो सबसे ज्यादा पैसों की जरूरत किसे होती है? कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, जिनको पैसा चाहिए। तो बैंक इन दोनों के बीच में मीडिएटर का काम करता है। सरप्लस हैंड से पैसा लेता है और नीडी हैंड को पैसा देता है। तो नीडी हैंड मतलब जिनको जरूरत है, तो जरूरतमंद लोगों को फंड प्रोवाइड कराने का काम बैंक करता है। और दूसरा क्या, इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि वो पैसा अपना कहां कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैसा इन्वेस्टर अगर अपने पास रखेगा तो उसकी वैल्यू डे टू डे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो उसको अगर वो इन्वेस्ट कर देगा तो इन्फ्लेशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो बैंक क्या है? क्लियर? तो याद रखना, कोई भी बैंक 2 मेन इंग्रेडिएंट है। पहली बात कि बैंक सबसे पहले एक कंपनी होता है, राइट? कंपनी होता है। उसके बाद वो क्या करता है? किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा लाइसेंस होता है। मतलब इंडिया के अंदर हम बात करें तो इंडिया में जितने भी बैंक होंगे वो किससे लाइसेंस लेकर बैठे हैं? आरबीआई से। Without the permission of RBI, no organization can behave or act like a bank. अगर आपको इंडिया में बैंक खोलना है तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? आरबीआई से। आरबीआई से मतलब आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये क्लियर चीजें। अब बात करते हैं बच्चे बैंक क्या हो, बैंक कितने तरह के होते हैं। बेसिकली जो बैंक होते हैं उसके फंक्शंस भी होते हैं। दो तरह का बैंक होता है। एक होता है कमर्शियल बैंक। कौन सा बैंक? कमर्शियल बैंक। और एक होता है सेंट्रल बैंक। देखो, सेंट्रल बैंक होता है जैसे कि आरबीआई, इंडिया के अंदर आरबीआई, इंग्लैंड के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका। ऐसे करके हर देश के अंदर जो उसकी गवर्नमेंट की जो सुप्रीम बॉडी होती है जो कि फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल बैंक। याद रखना, सेंट्रल बैंक कौन है? किसी भी कंट्री का सुप्रीम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो वहां के पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। दूसरा बच्चे कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक एक ऐसा बैंक होता है जिसमें नॉर्मल पर्सन, हमारे जैसे, आपके जैसे लोग जो डील करते हैं जिस बैंक में, वो कौन सा बैंक कहलाता है? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कौन सा? जिसमें एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो काम करता है। और सेंट्रल बैंक कौन होता है? जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, जो बैंकों को लाइसेंस देता है। अगर आप बात करोगे कमर्शियल बैंक का, तो कमर्शियल बैंक के फिर फर्दर पार्ट्स होते हैं। क्या पार्ट है बच्चे कमर्शियल बैंक में? सबसे पहले होता है पब्लिक बैंक। पब्लिक बैंक वो होते हैं जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पब्लिक बैंक। जिसकी शेयर होल्डिंग्स सरकार के पास होती है, मतलब आधे से अधिक शेयर्स किसके पास हो? सरकार के पास। उसे हम क्या कहते हैं? पब्लिक बैंक। पब्लिक बैंक कौन कौन से हैं? जैसे कि एसबीआई, इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक बैंक, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, दैट ऑल आर द पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन है? गवर्नमेंट बैंक होता है जिसका शेयर होल्डिंग सरकार के पास होता है। दूसरा होता है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक जिसकी शेयर होल्डिंग प्राइवेट लोगों के पास होती है, जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, राइट, एक्सिस, कोटक, जो कि बड़ा वो वेल नोन बैंक सब है।
क्लियर, दैट ऑल आर सारे प्राइवेट बैंक इंडिया में 1994 में इंट्रोड्यूस हुए हैं। उससे पहले इंडिया में कोई प्राइवेट बैंक नहीं था, उससे पहले सारे सरकारी बैंक थे। देन होता है बच्चे फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक क्या होते हैं? जो रजिस्टर्ड किसी और कंट्री में है बट काम इंडिया में कर रहे हैं, दैट बैंक इज कॉल्ड फॉरेन बैंक। जैसे HSBC, हांगकांग एंड संघाई बैंक कॉरपोरेशन, सिटी बैंक अमेरिका का बैंक है, राइट। दैट ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द फॉरेन बैंक। तो बैंक को बेसिकली हम कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं, और भी कैटेगरी बना सकते हैं, बट वो आप बड़ी क्लास में 12th में पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहले बैंक क्या है? बैंक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो दो लोगों को मिलाता है। किसका? जिनके पास पैसा ज्यादा हो और जिनको पैसों की जरूरत है। तो दोनों को मिलाने का काम कौन करता है? बैंक। किसी भी इकोनॉमी का पिलर कहलाता है बैंक। अगर आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट चाहिए तो सबसे मेन जो इंस्टीट्यूशन है जो इन्वेस्टमेंट के लिए फंड प्रोवाइड करता है वो कौन है? बैंक। पब्लिक बैंक कौन से बैंक होते हैं? पब्लिक बैंक वो बैंक होते हैं जिनकी शेयर होल्डिंग्स ज्यादातर किसके पास होती है? सरकार के पास होती है। मतलब मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है। दैट ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्राइवेट बैंक लाइक SBI, PNB, CBI, बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ोदरा। एंड सेकंड बैंक इज अ प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक जिसमें शेयर होल्डिंग किसके पास होती है? प्राइवेट लोगों के पास, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास, जैसे कि ICICI, HDFC, एक्सिस और कोटक। Foreign bank which is registered in another country but work in India with the permission of RBI, जो रजिस्टर्ड किसी और कंट्री में है बट इंडिया में काम कर रही है विद द परमिशन ऑफ RBI। देन अब हम बात करेंगे कि बैंकिंग क्या है। सबसे पहली बात, राइट, अब हम बैंक के कुछ वो पढ़ेंगे, बैंक के फंक्शंस। तो थोड़ा बैंक के फंक्शंस पढ़ते हैं हम। बैंक का फंक्शन क्या होता है? तो देखिए बैंक के जो फंक्शंस होते हैं, पहला बैंक का क्या है? एक्सेप्ट डिपॉजिट। एक्सेप्ट डिपॉजिट, इसका काम होता है जनरल पब्लिक से क्या करना? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। डिपॉजिट मतलब कैश एक्सेप्ट करना। बच्चे इसके लिए वो क्या करते हैं? अकाउंट ओपन करते हैं। तो कितने तरह के अकाउंट होते हैं? पहला होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है करंट अकाउंट, तीसरा होता है FD अकाउंट, चौथा होता है RD अकाउंट। अब ध्यान से सुनना इन सब अकाउंट के बारे में, क्योंकि इस पे केस स्टडी आता है। वो आपको एक पूरा केस बना देगा और बोलेगा कि बताओ इसमें अकाउंट का टाइप क्या है। तो पहला अकाउंट है बच्चे सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जैसे एक जनरल पब्लिक सबसे ज्यादा किस अकाउंट में डील करती है? सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है एंड लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं। आप बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हो सेविंग अकाउंट्स में, अमाउंट वाइज भी और नंबर वाइज भी। आपने देखा होगा कि जब आप ATM यूज करते हो तो लिखा आता है कि आपने 5 ट्रांजेक्शन यूज कर लिए मंथली की फ्री, या 3 ट्रांजेक्शन यूज कर लिए। हर बैंक का अपना अपना क्राइटेरिया है। तो सेविंग अकाउंट क्या होता है? नॉर्मल सेविंग, छोटे अमाउंट को डिपॉजिट करने के लिए अकाउंट खोला जाता है, जिसमें आपको पासबुक इश्यू होता है। इसमें बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। इन जनरली 3 to 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। प्राइवेट बैंक आजकल ज्यादा देने लगे हैं, लेकिन सरकारी कम देते हैं। तो पासबुक इश्यू होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कम अमाउंट आप डिपॉजिट कर सकते हो और कम अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, राइट। ये जनरल पब्लिक के लिए होता है। दैट अगला है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बच्चे बिजनेसमैन के लिए होता है। देयर इज अ नो लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शन इन करंट अकाउंट, है ना। कुछ बैंक जो है वो लिमिट ही नहीं लगाते हैं, लिमिट बहुत ज्यादा होती है इसकी ट्रांजेक्शन्स की, ना। आप अमाउंट बहुत ज्यादा इसमें डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ बहुत ज्यादा कर सकते हो, ATM का यूज बहुत ज्यादा, ATM कार्ड का बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो विड्रॉवल के लिए। इसके अंदर पासबुक इशू नहीं होता, इसमें स्टेटमेंट इशू होता है। और इसमें आपको पैसे जो आपने डिपॉजिट किए हैं उस पर ब्याज नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो मेजॉरिटी डिफरेंस बिटवीन सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट इज, सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज मिलता है, करंट अकाउंट में आपको ब्याज नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में आपको पासबुक मिलता है, करंट अकाउंट में आपको क्या मिलता है? स्टेटमेंट मिलता है। सेविंग अकाउंट में आपका क्या होता है? लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती हैं और करंट अकाउंट में नो लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शन्स होती है। सेविंग अकाउंट में कौन होता है? इन जनरल पब्लिक्स होते हैं, और करंट अकाउंट में बहुत सारे लोग होते हैं। करंट अकाउंट में मतलब बिजनेसमैन होते हैं। FD अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसका नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का मतलब होता है कि
इसके अंदर आपने पैसा एक बार डिपॉजिट कर दिया, विड्रॉ नहीं कर सकते। मेरी बात को ध्यान से सुनना, विड्रॉ नहीं करने का मतलब ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं सकते। अगर आपने टाइम से, मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ किया तो जितना आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये याद रखना। तो एफडी अकाउंट में मान लो इसका रूल होता है, लोग जनरली एफडी अकाउंट को ना डबल करने के लिए पैसा यूज करते हैं। जैसे कि आपने, अगर आप 10,000 डाल रहे हो तो आपको 20,000 मिलेगा, बट कितने टाइम पीरियड के बाद मिलेगा, इसका एक रूल नंबर 72 है, रूल 72 कहते हैं। जैसे कि मान लो एक बैंक आपको 8% इंटरेस्ट दे रहा है पर एनम, तो कितने साल में आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा? 72 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 9 जा 72, मतलब आपका पैसा 10,000 का 20,000 कितने साल में होगा? 9 साल में होगा एफडी में। ठीक है ना, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन लोग फिर भी करते हैं क्योंकि सेफ है। अगर मान लो आपको ये देता है 12% इंटरेस्ट, तो 72 अपॉन में 12 कर दो, तो कितने ईयर में हो जाएगा? 6 ईयर में आपका पैसा डबल हो जाएगा, ये याद रखना। तो ये रूल नंबर 72 है। एफडी में क्या होता है, आप पैसा एक बार डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ नहीं कर सकते हो। फिर से सुन लो, विड्रॉ नहीं कर सकते हो। इसमें लोग इन जनरली पैसा डबल होने के बाद विड्रॉ करते हैं। एक लॉक इन पीरियड होता है इसमें। क्या होता है? लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है वो टाइम पीरियड जिसके दौरान आप पैसा विड्रॉ ही नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड लॉक इन पीरियड। जैसे मान लो अगर आज की डेट पे मैंने पैसा डिपॉजिट कराया एफडी, और मेरे एफडी के स्कीम में 1 साल का लॉक इन पीरियड है, तो मैं 1 साल से पैसा किसी भी कारण और किसी भी सिचुएशन में विड्रॉ नहीं कर सकता हूं, ये याद रखना। लॉक इन पीरियड क्या होता है? आपका पैसा लॉक हो गया कुछ समय के लिए, जो बैंक ने आपको स्पेसिफाई किया है। क्लियर? अगला बच्चे आरडी अकाउंट। इसमें सबसे ज्यादा केस स्टडी आता है, इसको कहते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब होता है एक ऐसा अकाउंट जिसके अंदर आप एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हो। जैसे मैंने अगर आरडी अकाउंट खुलवाया कि हर महीने मुझे 1,000 रुपीज जमा करने हैं, तो मैं आपको हर महीने एक पर्टिकुलर डेट पर आपको जाके 1,000 रुपए जमा कराने हैं। एफडी में क्या होता है? एक ही बार पूरा पैसा डिपॉजिट होता है, और आरडी में क्या होता है? एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है, दैट इज कॉल्ड आरडी अकाउंट। और इसका क्या होता है? लॉक इन पीरियड इसका भी होता है, इसमें भी इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। एफडी और आरडी एक कैटेगरी के हैं, बस एफडी में क्या है, एक साथ आप पैसा डिपॉजिट करते हो, और आरडी में क्या करते हो, आप रिक्योर करते हो। रिक्योरिंग का मतलब होता है बार बार, मतलब हर महीने, हर हफ्ते, हर 6 महीने में, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जैसा भी आपने स्कीम लिया हो बैंक से, ये है। तो पहला काम क्या है बैंक का? एक्सेप्ट डिपॉजिट। दूसरा, लोन देना, ग्रांटिंग लोन। तो बैंक क्या करता है? पहला काम क्या करता है? आपको कैश डिपॉजिट करना, और दूसरा काम क्या करता है? लोन देना। तो ये 2 मेन फंक्शन है किसी भी कमर्शियल बैंक का, ये याद रखना। सेंट्रल बैंक का नहीं, जैसे कोई पहुंच गया सेंट्रल बैंक में, जैसे आरबीआई के ऑफिस में फॉर्म लेके कि साहब मुझे भी अपना अकाउंट खुलवाना है, और आरबीआई के गार्ड ने उसे मार करके अच्छे से भगाया, तो क्योंकि आरबीआई में वो अकाउंट कैसे खुलवा सकता है? आरबीआई में किसका अकाउंट खुलेगा? गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, इनका अकाउंट खुलता है। एक राम श्याम मोहन का अकाउंट नहीं खुलता, किसी कंपनी का भी अकाउंट नहीं खुलता, क्योंकि आरबीआई जो है वो सरकार का बैंक है ना, बैंक्स टू द गवर्नमेंट, ना कि एक आम पब्लिक या जनरल पब्लिक के लिए है। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करेंगे, मैंने आपको टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट पढ़ा दिए। Saving account, this type of the bank account encourage the small saving of the individuals, like a piggy bank. The deposits in the accounts are made by the person who wish to save a little out of their incomes. Interest is paid at nominal rate, बहुत कम अमाउंट का इंटरेस्ट, मैंने आपको बताया था अभी 3% ही है इसका। अगला बच्चे करंट डिपॉजिट, जिसको सीडी, करंट अकाउंट, राइट। These deposit accounts are the most suitable for the business organization. In this account, a depositor can deposit money any number of times. मैंने अभी आपको बताया multiple times, and can withdraw it as, जब चाहिए तब और जितनी बार चाहे उतनी बार।
when required, no interest is paid on this account. There are the main difference between the saving account and current account is, in the saving account we get the interest from the bank, but in the current account you does not get interest from bank. Recurring deposit, in this type of the account, a depositor deposit a fixed amount of money on monthly basis और अ फिक्स पीरियड. मंथली बेसिस मीन्स हर महीने एक पर्टिकुलर डेट आप डिसाइड कर लो, या आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, एनी टाइम पीरियड. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आरडी अकाउंट इज जनरली हायर देन द सेविंग अकाउंट. ऑब्वियस सी बात है. फिक्स डिपॉजिट, इसके अंदर भी सेम चीज. मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, ये कुछ नया है इस बार. इस बार क्या मतलब, अब नया ये टर्म आया हुआ है. एक ही बैंक अकाउंट में मल्टीपल फैसिलिटीज, जैसे कि उसी में डीमेट अकाउंट भी खुल जाएगा, उसमें सेविंग अकाउंट भी खुल जाएगा, उसमें एफडी भी अकाउंट खुल जाएगा. मतलब एक ही अकाउंट के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं. डीमेट अकाउंट मतलब शेयर ट्रेडिंग के लिए, एफडी अकाउंट फिक्स डिपॉजिट के लिए, आरडी मतलब एक ही अकाउंट जो है वो सभी तरह के अकाउंट की तरह काम करेगा. दैट इज कॉल्ड मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट. ठीक है. कुछ सर्विसेज जो बैंक आपको देती हैं, पहला होता है बैंक ड्राफ्ट. देखो पहले आज के टाइम में तो देखना बैंकिंग बहुत आसान हो गया है, क्योंकि बैंकिंग इंटरनेट से जुड़ गया है, कंप्यूटर से जुड़ गया. पुराने टाइम में पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि रजिस्टर मेंटेन किया जाता था. तो उस टाइम या आज भी कई सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन किसको एक्सेप्ट करते हैं, बैंक ड्राफ्ट को. बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है, इट्स लाइक अ चेक. आप क्या करते हो, पैसा ले जाके बैंक में डिपॉजिट करते हो. बैंक एक इंस्ट्रूमेंट आपको लिख कर देता है कि भाई इस बंदे ने इतना इतना पैसा डिपॉजिट कराया. फिर आपको जहां जिसको भी देना है उसके नाम पे आप डीडी बना देते हो, दैट इज डिमांड ड्राफ्ट. और फिर वो बंदा वो उसको ले जाके अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा देता है, और यहाँ से आपके अकाउंट से पैसा कट के उसके अकाउंट में चला जाता है. दैट इज कॉल्ड बैंक ड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है बच्चे, इसमें कस्टमर को ये फैसिलिटी मिलती है कि आपके पास अगर पैसा नहीं भी है तो भी आप पैसा अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हो. तो इसको हम क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज. ये बिजनेसमैन को प्रोवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसेट्स. उनके पास कितना स्टॉक है, कितना एसेट्स है, उसके बेसिस पे. जैसे मान लो आप एक बड़े बिजनेसमैन हो, आपको हमेशा करोड़ों रुपए की पेमेंट करनी है. हो सकता है कई बार आप पे पैसा हो और कई बार पैसा ना हो. तो वो बिजनेसमैन क्या करता है, लिमिट ले लेता है, ओवरड्राफ्ट लिमिट. ओवरड्राफ्ट लिमिट में क्या होता है कि उसके अकाउंट में अगर पैसा नहीं भी होगा तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का यूज करके वो पैसा ट्रांसफर कर सकता है, और जितना वो यूज करेगा उतने पे उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा. बस ऐसा नहीं होता कि आपने 1 करोड़ का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लिया तो 1 CR का आपको ब्याज देना. नहीं, अगर आपने उसमें से सिर्फ 10 लाख का यूज किया तो 10 लाख का सिर्फ इंटरेस्ट देना है, और बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है, मार्केट रेट के हिसाब से बहुत नॉमिनल होता है. तो बड़े बिजनेस के मैन को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज बैंक को बोलती है कि लाओ करो. इसमें आपका वैल्यूएशन होता है बिजनेस का, मशीनरी का, स्टॉक का. ऑन द बेसिस ऑफ दैट बैंक अलाउ यू द overdraft limit. Overdraft limit means the amount of withdrawal amount or loan amount, that is called overdraft limit. Cash credit short term loan देती है बैंक, बहुत छोटा होता है, ये कुछ खास नहीं है. ठीक है ना. ई बैंकिंग, ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग. सारा का सारा बैंक आज आपके फोन में है, आपके वॉलेट में है. तो इस बैंकिंग को हम क्या कहते हैं, ई बैंकिंग. पहले आपको छोटे छोटे काम के लिए बैंक में जाना पड़ता था, बैंक में लाइन लगाना है, फॉर्म भरना है, बहुत हेक्टिक प्रोसेस से गुजरना है, देन आपका काम होता था. बट आज के टाइम में इंटरनेट की मदद से आप अपने मोबाइल की मदद से कोई भी बैंकिंग फैसिलिटीज क्या कर सकते हो, घर पे बैठे बैठे यूज कर सकते हैं. आजकल तो ऐसे भी बैंक फैसिलिटीज दे रही है कि आपको कैश डिपॉजिट करना है, कस्टमर केयर पे कॉल करो, उसका रिप्रेजेंटेटिव आएगा, कैश लेके जाएगा और खुद डिपॉजिट कराएगा, ना कि आपको जाना है. इसके चार्जेस हैं, प्राइवेट बैंक ये फैसिलिटीज देती हैं. तो अभी तो आपने देखा होगा कि आईसीआईसीआई बैंक ने 50,000 मिनिमम अकाउंटेबल बैलेंस कर दिया है कि 50,000 से अकाउंट खुलेगा, और सरकारी बैंक बेचारे 1,000 से भी अकाउंट खोलते हैं. तो प्राइवेट बैंक ज्यादा फैसिलिटीज देंगे एज कंपैरिजन टू गवर्नमेंट बैंक, राइट. तो इसमें क्या क्या आता है, एटीएम मशीन. एटीएम मशीन का फुल फॉर्म जरूर पढ़ लेना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन. पीओएस, पीओएस क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन. आप पेट्रोल पंप पे जाते हो, कार्ड देते हो, पेट्रोल भरवाते हो, कार्ड स्वैप करते हो, दैट मशीन इज कॉल्ड
पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन, फिर से सुन लो, आजकल एटीएम भी बहुत तरीके के आ गए हैं। एक टैप वाला आ गया है जिसमें आप टैप करो और आपका छोटा अमाउंट जैसे 2000 3000 की ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है, ट्रांसफर हो जाता है विदाउट एंटरिंग द पिन। क्योंकि कई बार पिन जो होता है वो हमारा उसमें सेव कर लेती है मशीन और उसका यूज कर सकते हैं, मिस यूज कर सकते हैं, तो इसलिए आजकल टैप वाला सिस्टम आया है। तो पीओएस का मशीन की बहुतों को नहीं पता होता। पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन क्या होती है? वो मशीन जो सेलर रखता है, आप जाते हो, कार्ड स्वैप करते हो, देन पेमेंट हो जाती है। क्रेडिट कार्ड बताइए, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड मतलब आपके पास पैसा नहीं है, फिर भी आप अपने बिल को और अपने एक्सपेंसेस को पे करने के लिए यूज कर सकते हो। दो तरह का कार्ड होता है, कईयों को नहीं पता होता। एक तो होता है क्रेडिट कार्ड और एक होता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड होता है बच्चे जिसमें जितना पैसा है वही यूज कर सकते हो, और क्रेडिट कार्ड क्या होता है? वो अमाउंट होता है जब आप पे पैसा ना भी हो तो भी आप उसका यूज कर सकते हो। सेविंग अकाउंट में क्या मिलता है आपको? डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड अलग अलग बैंक यूज सर्विस इशू करती है ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टमर एलिजिबिलिटी। अगला है बच्चे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में आता है सबसे पहले कि आप पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो बच्चे तीन तरीके हैं आपके पास पैसे ट्रांसफर करने के। एक है बच्चे आपके पास आरटीजीएस और एनईएफटी। क्या फैसिलिटीज हैं? आरटीजीएस, इसको हम अगली क्लास में आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एनईएफटी सिर्फ इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा शॉर्ट 5 मिनट का, क्योंकि इस पे शॉर्ट नोट आता है और इस पे केस स्टडी भी आता है। तो देखो आरटीजीएस और एनईएफटी है क्या? आरटीजीएस एक मनी ट्रांसफर करने का तरीका है। मान लो कि आपका अकाउंट है एसबीआई में और आपके कस्टमर का अकाउंट है पीएनबी में, राइट? अब एसबीआई से आपको पीएनबी में ट्रांसफर करने में ज्यादा मुश्किल होती है, चेक भी जल्दी क्लियर नहीं होता, तो लोग किसका यूज करते हैं? आरटीजीएस या एनईएफटी का। इसमें आप क्या करते हो? अपने बैंक को एप्लीकेशन देते हो चेक के साथ कि मेरा एक कस्टमर है पीएनबी में, उसका ये अकाउंट नंबर है, उसको ट्रांसफर करना है पैसा। एप्लीकेशन और उसके साथ चेक दोनों देते हो और बैंक आपके अकाउंट से पैसा काट के पीएनबी को ट्रांसफर कर देता है। दोनों की एक लिमिट होती है अमाउंट की और टाइम की, और आपको पता है, बाद में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में क्या आती है? 2 चीजें, एनईएफटी और आरटीजीएस। आरटीजीएस का पूरा नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और एनईएफटी का पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगला है बच्चे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड, तो आपको पता ही है। डिजिटल कैश, ई कैश, आजकल ई मनी भी आ गया है, इसका कोई कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, आपके लेवल पे तो कुछ नहीं है, ठीक है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसमें क्या होता है कि आप अंगूठा लगाते हो और कैश ले लेते हो, राइट? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में जिसके पास एटीएम कार्ड नहीं है, ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी भी यूज नहीं करता, वो अंगूठा लगाएगा उसके मशीन पे, स्कैनर वाली मशीन पे, और विड्रॉ कैश कर सकता है। कई सारे एटीएम में भी ये होता है, स्कैनर्स लगे होते हैं जिसमें आप अपना अंगूठा लगाओगे और विड्रॉ कर सकते हैं। अगला बच्चे मोबाइल वॉलेट। मोबाइल वॉलेट क्या है ना? मोबाइल वॉलेट में बता सकता है कोई मुझे क्या है? बहुत सारे हैं, फोन पे, गूगल पे, इनके अपने वॉलेट्स होते हैं जो एप्स हैं। अगला बच्चे पीओएस मशीन। पीओएस मशीन मैंने आपको बता ही दिया। यूपीआई सबसे फेमस और सबसे ज्यादा चलने वाला डिजिटल पेमेंट का सिस्टम। कौन? यूपीआई। इसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, right, which is controlled by the company NPCI. It is a government company which control the UPI payment. पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका काम है पूरी यूपीआई को मैनेज करना। इसमें क्या होता है? एक सिंगल विंडो है जिसमें आपका बैंक आपके यूपीआई से लिंक्ड होता है और पेमेंट सेंटर के पास चला जाता है विद द हेल्प ऑफ क्यूआर कोड, क्विक रिस्पांस कोड। क्यूआर कोड को क्या कहते हैं? क्विक रिस्पांस कोड। दूसरा बच्चे भीम, भारत इंटरफेस मनी। ये भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? भीम।
क्या? भीम, भीम लाइक अ यूपीआई, भीम इज अ ऐप, भीम एक ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, लाइक फोन पे और गूगल पे। ये गवर्नमेंट का है जिसका काम है मनी ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ यूपीआई। क्लियर? माइक्रो एटीएम कुछ खास नहीं है, प्रीपेड कार्ड भी कुछ खास नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अब मेरे इस पूरे बैंकिंग वाले में दो टॉपिक रह गया है, एनईएफटी और आरटीजीएस। उसका मैं आपको एक सेपरेट छोटा सा वीडियो 5 मिनट 7 मिनट का बना कर डालूंगा, जो कि बहुत इजी तरीके से आपको समझाएगा, क्योंकि उसमें केस स्टडी आता है। तो ध्यान रखना, बैंकिंग से केस स्टडी आएगा। एक केस स्टडी आपका आता है अकाउंट के हिसाब से, वो आपको पूरा एक केस बनाएगा और बोलेगा कि बताओ इसमें कौन सा अकाउंट है और किस अकाउंट के क्या फायदे हैं। मैंने आपको बताया था आरडी, एफडी, सेविंग और करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक है एनईएफटी और आरटीजीएस, राइट। तो ये दो टॉपिक आपको और इस टॉपिक में बैंकिंग में करना है। इसके बाद हम इंश्योरेंस करेंगे, मेन तो इंश्योरेंस ही है, बैंकिंग और इंश्योरेंस, बाकी तो चलिए। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इंश्योरेंस के बारे में, कि इंश्योरेंस कितने टाइप्स के होते हैं, इंश्योरेंस में कौन कौन से टर्म्स होते हैं और किसका क्या मतलब होता है। और उसके बाद हम इसमें बात करेंगे कुछ इसके इंश्योरेंस की प्रिंसिपल्स। एंड तक आप देखोगे इंश्योरेंस के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, क्योंकि आप सबके घर में किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा होगा, किसी ने लाइफ, किसी ने टर्म। तो हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस होता क्या है। बच्चे, इंश्योरेंस का मतलब सिंपल सा मतलब होता है कि जब आप एक पार्टी अपने रिस्क को किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? इंश्योरेंस। रिस्क क्या है? मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, फ्यूचर जो है वो क्या है? अनसर्टेन है। फ्यूचर जो है क्या है? वो कभी भी फिक्स नहीं है, किसी भी व्यक्ति का फ्यूचर फिक्स नहीं है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर है वो फिक्स नहीं है। तो अनसर्टेनिटी से होने वाले लॉसेस को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं? इंश्योरेंस करते हैं। इन अ सेंस जैसे कि फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस क्या होगा? आग लगने से अगर आपके बिजनेस को कोई नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान की भरपाई कोई एक थर्ड पार्टी मतलब कंपनी कर देगी, जिससे आपका बिजनेस में लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे, जीरो नहीं होंगे। याद रखना, रिस्क कभी भी जीरो नहीं होता, किसी भी कंडीशन में रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। हो सकता है आपने मान लो इंश्योरेंस कराया 1 लाख रुपए का और सामान भी 1 लाख का जला, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम 1 लाख का दे ही ना। क्लेम का मतलब जितने अमाउंट के लिए आपने क्लेम किया है कंपनी को, उतना अमाउंट कंपनी आपको कई बार नहीं देती। कई बार क्या, ज्यादातर के केस में वो उतना अमाउंट आपको नहीं देती। तो इंश्योरेंस में कितनी पार्टियां होती हैं? 2 पार्टी होती है। पहला होता है इंश्योरर। कौन होता है? इंश्योरर, जो इंश्योरेंस करता है, जो इंश्योरेंस करता है, मतलब जो कंपनी है वो क्या कहलाएगा? इंश्योरर। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कंपनी हो सकती है। एक होता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन होता है? वो पर्सन जिसने इंश्योरेंस कराया, जिसकी लाइफ, जिसके गुड्स को आपने क्या किया? इंश्योर किया। इंश्योर का मतलब जिसको सेफ हैंड में आपने डाला। तो जिसने इंश्योरेंस करवाया उसको कहते हैं इंश्योर्ड। जिसने इंश्योरेंस किया वो इंश्योरर, और जिसने इंश्योरेंस करवाया वो इंश्योर्ड। इंश्योरेंस करने के बदले आप कंपनी को क्या करते हो? कुछ अमाउंट देते हो, दैट अमाउंट इज कॉल्ड प्रीमियम। प्रीमियम क्या होगा? जो आप उसे प्रीमियम मतलब कि जो आप उसे पैसा पे करोगे कंपनी को, इट मे बी कि वो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, दैट इज अ प्रीमियम। आप सबके घर में इंश्योरेंस होगा। मैं आपको आज बताऊंगा कि इंश्योरेंस किस तरह से कंपनियां पैसा कमाती हैं और किस तरह से आपके साथ फ्रॉड होता है कई जगह पे। अगला होता है बच्चे सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड का मतलब होता है जितने का आपने इंश्योरेंस कराया, अमाउंट। मान लो आपने 5 लाख का इंश्योरेंस कराया तो वो इंश्योरेंस क्या कहलाएगा? सम इंश्योर्ड अमाउंट। इस पे से केस स्टडी पक्का आएगा, कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता। 99% चांस है कि क्या आएगा? केस स्टडी। तो ध्यान रखना, इस चैप्टर को समझ जाओगे तो बहुत आसानी से कर लोगे। तो इंश्योरर कौन है? इंश्योरर वो व्यक्ति है, वो कंपनी है जिसने इंश्योरेंस आपका किया है।
ये ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन ही होगी, कोई कंपनी व्यक्ति तो कोई इंश्योरेंस करता नहीं है। जैसे कि LIC हो सकती है, ICICI हो सकता है, HDFC लाइफ हो सकता है। तो ऐसे जितनी भी कंपनियां जिन्होंने आपका इंश्योरेंस किया है, दैट कंपनी इज कॉल्ड इंश्योरर। जिसने भी इंश्योरेंस करवाया है वो क्या कहलाएगा? इंश्योर्ड। और जितना उसने प्रीमियम पे किया, मतलब अमाउंट पे किया इंश्योरेंस के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। और सम इंश्योर्ड का मतलब होता है जितने का आपने इंश्योरेंस करवाया। यहां तक आपको क्लियर? अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ द इंश्योरेंस। देखो, टाइप ऑफ द इंश्योरेंस में दो तरह का इंश्योरेंस होता है ब्रॉडली। देखिए, इंश्योरेंस एक होता है लाइफ का और एक होता है किसका? आपका लाइफ का इंश्योरेंस। किसका? लाइफ का। और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। देखो, दोनों में बहुत फर्क है, याद रखना। कईयों को ये क्लियर नहीं होता, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बहुत यूज होने वाला टॉपिक है। देखो, लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप एक कंपनी से अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराते हो। लाइफ इंश्योरेंस लाइक अ इन्वेस्टमेंट भी होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए प्रीमियम पे करते हो, 15 ईयर्स 20 ईयर्स तक। और अगर आपकी इसके बीच में अगर डेथ हो गई, 15 ईयर्स 20 ईयर्स के बीच में डेथ हो गई, तो अब आगे डेथ के बाद का प्रीमियम आपको नहीं भरना, और जितना भी सम इंश्योर्ड का है वो पैसा आपकी नॉमिनी को मिल जाएगा। नॉमिनी मतलब वो बंदा जिसको आपके मरने के बाद पैसा मिलना है, उसको क्या कहते हैं? नॉमिनी। तो नॉमिनी हमेशा हमें अपने इंश्योरेंस को फाइल करते समय लिखवाना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है, मरने के बाद पैसा ही नहीं मिलता और इतने ही आपको कोर्ट के केसेस के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे कि परेशान हो जाओगे। तो नॉमिनी का नाम जरूर लिखना चाहिए। जो भी आप अकाउंट खोलो, FD कराओ, RD कराओ, इंश्योरेंस कराओ, शेयर्स खरीदो, बट आपको हमेशा क्या लिखना चाहिए? नॉमिनी का नाम। नॉमिनी का नाम लिखने से सारे आपके बाद, मरने के बाद क्लेम लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। पता चला आपने नॉमिनी नहीं लिखा और 3 लोग आगे अप्लाई करने कि हमें भी पैसा चाहिए, हमें भी पैसा चाहिए, तो इस केस में बहुत दिक्कत होती है। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? क्लियर हो गया? लाइफ में क्या होता है, अगर आप नहीं मरे तो 20 साल बाद आपको पैसा मिलेगा, ये याद रखना। कब मिलेगा? या जितना भी सम इंश्योर्ड है उतना मिलेगा। और अगर बीच में मर गए तो जब मरे हो तब आपकी नॉमिनी को पूरा पैसा मिलेगा और उसके बाद का प्रीमियम आपको नहीं देना है। क्लियर यहां तक? उसके बाद आता है बच्चे जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस में आता है फायर इंश्योरेंस, आग लगने का। मरीन इंश्योरेंस, मरीन में आता है जब आप समुद्र से रास्ते से कोई सामान मंगवाते हो तो समुद्र के रास्ते पे बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है, एक्सीडेंट हो सकता है, आपका सामान खराब हो सकता है, बहुत सारे लुटेरे होते हैं जो सामान को लूट लेते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं। क्लियर? इसके अलावा बच्चे व्हीकल इंश्योरेंस होता है। व्हीकल में क्या होता है? गाड़ी का इंश्योरेंस होता है। क्लियर? इसके बाद एक आजकल बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो है टर्म इंश्योरेंस। क्या? टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर आप मरोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं मरोगे तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये याद रखना। टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम से कम होता है, बहुत कम होता है नॉमिनली। और इस केस में क्या होता है जनरली कि जो आपकी डेथ जब होती है, जब आपकी डेथ होती है तो उस केस में आपको पैसा मिलेगा आपके नॉमिनी को, है ना। और अगर आपकी डेथ नहीं होती तो आपको पैसा नहीं मिलेगा टर्म इंश्योरेंस में। 1 करोड़ रुपए का अगर आप टर्म इंश्योरेंस कराते हो तो मंथली, अगर आपकी एज 21-22 साल है तो पूरे साल का प्रीमियम 10,000 11,000 रुपए के आसपास आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1,000 रुपीज पर मंथ, 1 CR का अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो ये याद रखना। इसमें कई सारी बीमारियां भी कवर होती हैं, जैसे कि मान लो एक्सीडेंट हो गया आपका और आप डिसेबल हो गए, परमानेंट डिसेबल हो गए, मतलब आप काम करने के लायक ही नहीं रहे, तो भी आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। या आपको कोई बीमारी हो गई, क्रिटिकल इलनेस, जिसकी वजह से आपकी डेथ तय है, मतलब ऐसी बीमारी जो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया 1 साल 2 साल 3 साल में आपकी डेथ पक्की है, जैसे कैंसर हो गया या और भी कोई खतरनाक बीमारी, तो उस केस में भी आपको पूरा पैसा मिल जाएगा और इस पे टैक्स नहीं लगता। इस पे टैक्स 1 CR मिला, आप पे टैक्स नहीं लगा, मतलब 30 to 35% का आपका टैक्स बच गया। ठीक है, तो याद रखना
अब बात करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियां पैसा कैसे कमाती है भाई। अब सबको तो पैसा ये बांट रही है खुले दिल से, जो मर रहा है उसको दे रही है, गाड़ी में एक्सीडेंट हो रहा है उसको दे रही है, आग लग रहा है उसको दे रही है, तो भैया इसके पास कमाई का सोर्स क्या है। इसमें बच्चे क्या होता है, ये एक ग्रुप की तरह है, एक पूल है, एक बास्केट है, करोड़ों लोग पैसा डाल रहे हैं और कुछ हजार लोग क्लेम ले रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से समझ में आ रहा है। करोड़ों लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ हजार लोग ही तो मर रहे होंगे, कुछ हजार लोगों का ही तो क्लेम आ रहा होगा। तो पैसा बहुत आ रहा है कंपनी के पास और उस पैसे को वो अपने पास नहीं रख रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्स में, म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में, डिवेंचर में, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में। तो कंपनी पे जब करोड़ों रुपए हर महीने आ रहा है तो उस पैसे को वो अपने पास रखेगा नहीं, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स में इन्वेस्ट कर देगा। और जब इन्वेस्ट करेगा, मान लो लाइफ इंश्योरेंस 20 साल बाद होता है, आपने मान लो कि 5 लाख का इंश्योरेंस कराया और क्वार्टरली आप 4,000 रुपए का ही प्रीमियम भर रहे हो, मतलब साल का 16,000 रुपए भर रहे हो, है ना, और आपको पैसा मिलेगा 20 साल बाद। अब इमेजिन करो 20 साल में महंगाई कितनी हो जाएगी, है ना, और उस आज का जो पैसा है वो 20 साल बाद उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। आज से 20 साल बाद 5 लाख की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, क्योंकि मनी की वैल्यू समय के साथ कम होती चली जाती है, इन्फ्लेशन के साथ कम होती चली जाती है। आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स में कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, वैसे वैसे धीरे धीरे मनी की परचेजिंग पावर कम होती चली जाती है। तो आप ज्यादा पैसा खर्च करके कम सामान लेकर आओगे। आज से अगर आप यही 20 साल पहले आपके लिए हजारों की इनकम बहुत होती थी और आज लाखों की भी इनकम कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गई, महंगाई हो गई, जिसकी वजह से ये हुआ है। तो क्लियर? इंश्योरेंस कंपनी काम कैसे करती है? सबसे पहले इंश्योरर कौन होता है? जिसने इंश्योरेंस किया। इंश्योर्ड कौन होता है? जिसका इंश्योरेंस हुआ। प्रीमियम क्या होता है? जितना आपने कंपनी को पैसा पे किया। और सम इंश्योर्ड क्या होता है? जितने का आपने इंश्योरेंस कराया। मान लो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कराया 5 लाख का, तो मैं बीमार पड़ता हूं तो कंपनी मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना देगी? 5 लाख देगी। मेरा बिल अगर 10 लाख रुपए का आता है हॉस्पिटल का, तो मुझे कंपनी 5 लाख का रिम्बर्स करेगी। 5 लाख आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो सम इंश्योर्ड क्या होता है? लिमिटेड। मान लो एक 1 CR का मैंने इंश्योरेंस कराया अपने गोडाउन का और आग लगा और मेरे 2 CR का नुकसान हो गया, 2 करोड़ का, तो कंपनी कितने का देगी मुझे? 1 CR का। ये याद रखना। और मान लो कि 1 करोड़ का मेरा इंश्योरेंस है और सामान जला सिर्फ 20 लाख का, उस केस में 1 करोड़ नहीं देगी, 20 लाख देगी। ये याद रखना। बहुत चालाक है कंपनी, यहाँ पे उसे पैसा कमाना है। 1 CR का इंश्योरेंस किया, प्रीमियम आप 1 CR का भर रहे हो, आग लगा तो वो वैल्यूएशन करने आएगी आपके घर, आपकी फैक्ट्री, और चेक करेगी कि आपका नुकसान कितने का हुआ है। ये याद रखना। जितने का नुकसान हुआ है रिम्बर्स उतना होगा। ऐसा नहीं है कि 1 CR का करा दिया तो पूरा 1 CR मिलेगा। ऐसे तो लोग अपने घर में ही आग लगा देंगे वो ज्यादा का इंश्योरेंस करा के। क्लियर? अगर आपने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कराया, बीमारी छोटी मोटी हुई और 1 लाख का बिल आया, तो कंपनी कितने का रिम्बर्स करेगी? 1 लाख। लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। डेथ हुआ तो पूरा डेथ होगा। बस आधा डेथ कैसे होता? होता तो पूरा ही डेथ है ना। तो पूरी डेथ होगी तो पूरा पैसा मिलेगा। ये याद रखना। गाड़ी आपकी टूटती है, गाड़ी का आप इंश्योरेंस कराते हो, तो जितने के पार्ट्स लगते हैं कंपनी उतने का ही तो पैसा देती है। ऐसा तो नहीं ना कि मेरे 1 लाख की वैल्यू है गाड़ी की तो 1 लाख रुपए पूरा इंश्योरेंस का पैसा देगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? चलिए अब हम आगे बात करते हैं इंश्योरेंस के बारे में। हाँ, कुछ कंपनियों के नाम मैं आपको बता दूं जो इंश्योरेंस के फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ इंश्योरेंस में तो आपको पता ही है LIC, इससे बड़ा क्या नाम हो सकता है, लगभग मार्केट शेयर इसी का है। और जनरल इंश्योरेंस में क्या है? GIC, सरकारी कंपनी है बच्चे, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये GIC कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी है जो इंश्योरेंस करती है हर तरह का। जनरल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में सारे इंश्योरेंस आते हैं, लाइफ में सिर्फ लाइफ आता है। ये याद रखना, ठीक है? टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है? क्लियर? टर्म इंश्योरेंस सबसे बेटर इंश्योरेंस है एज कंपैरिजन टू लाइफ, क्योंकि लाइफ तो यहाँ भी कवर हो रहा है, लाइफ यहाँ भी कवर हो रहा है, बट यहाँ पे कम प्रीमियम देकर ज्यादा अमाउंट मिल रहा है और इसमें ज्यादा प्रीमियम देके आपको अमाउंट कम मिल रहा है। बट दोनों में नुकसान ये है कि लाइफ इंश्योरेंस में आपकी डेथ नहीं भी होती है तो भी आपको पैसा एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद मिलेगा, बट टर्म इंश्योरेंस में मरने की केस में ही मिलेगा। आपकी डेथ नहीं हुई
तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर यहां तक? कोई डाउट? अब हम बात करते हैं आगे। चलिए, ये तो पहले प्रिंसिपल है, उससे पहले हम कुछ इसके फीचर्स पढ़ेंगे इंश्योरेंस के। तो इंश्योरेंस का जो पहला फीचर्स है वो है टू पार्टी। इंश्योरेंस में कितने पार्टीज होती हैं? कम से कम, ऑब्वियस सी बात है, दो पार्टी होती है। कौन कौन होते हैं? नाम बताओ दोनों पार्टी की। पहला कौन होता है? इंश्योरर, जो इंश्योरेंस करता है। दूसरा इंश्योर्ड, जिसका इंश्योरेंस होता है। दूसरा, इट इज बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ। देखो, अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है, इस पे केस स्टडी आता है, ध्यान से सुनना। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है कि जब इंश्योरेंस कंपनी आपका इंश्योरेंस करती है ना, तो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती है। जैसे आप लाइफ इंश्योरेंस कराने जाओगे तो आपसे कोई फॉर्म भरवाया जाता है कि आप स्मोकिंग करते हो कि नहीं करते हो, आप ड्रिंक करते हो कि नहीं करते हो, आपको कोई पास्ट बीमारी है कि नहीं है। तो मानती है कंपनी कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो करेक्ट एंड ट्रू दे रहे हो, ट्रू एंड करेक्ट। अगर आपने कोई भी छिपा ली बीमारी, कोई आदत, और बाद में कंपनी को पता चला, तो आपका जो भी पैसा मिलने वाला था क्लेम, वो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इस पे केस स्टडी है, ठीक है। अब ऐसे तो किसी को कैंसर हो गया, पता है कैंसर है कि भाई अब तो मरूंगा ही, चलो इंश्योरेंस करा लो, है ना, 6 महीने बाद मेरी डेथ तो है ही, कम से कम घर वाले ही तो अमीर बन जाए। और इंश्योरेंस करा के चला गया, 6 महीने बाद बंदा निकल गया, लोग कहेंगे भैया वो तो मर गया, पैसे लाओ। तो कंपनी जांच करती है पूरी तरीके से, क्लियर। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं किसी और व्यक्ति का, थर्ड पार्टी का, जिससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, उसका इंश्योरेंस करा दूं। मतलब कि मैं अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करा सकता हूं क्योंकि मेरी वाइफ और मेरा एक रिलेशन है। मैं किसी पड़ोसी की वाइफ का इंश्योरेंस नहीं करा सकता। पता चला उसको करवा के उसको निकाल दिया और उसका प्रीमियम भरा मैंने और पैसा भी सारा मैंने ले लिया, ऐसा होता है फ्रॉड। बच्चे, किसी भी व्यक्ति का तुमने इंश्योरेंस करा लिया, नॉमिनी में अपना नाम लिख दिया और उस बंदे का मर्डर कर दिया। आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है ऐसे टर्म इंश्योरेंस में, ब्रूटली मर्डर करता है और जो मर्डर करता है वही जाके FIR लिखवा देता है और मर्डर हो गया। मुझे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस के कितने प्रिंसिपल्स होते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस में कितनी पार्टी होती है। तो पहला बताया था मैंने आपको इंश्योरर। इंश्योरर वो व्यक्ति होता है जो इंश्योरेंस करता है, और इंश्योर्ड वो पर्सन होता है जिसका इंश्योरेंस करता है। प्रीमियम वो अमाउंट जो आप पे करते हो इंश्योरेंस के लिए। और लास्ट सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड क्या था? जितने का आपने इंश्योरेंस कराया वो क्या कहलाता है? सम इंश्योर्ड। तो जितने का आप इंश्योरेंस करवाते हो सम इंश्योर्ड, जो अमाउंट आप पे करते हो उसे प्रीमियम, जो कंपनी आपका इंश्योरेंस करती है उसको इंश्योरर कहते हैं, और आप जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवाता है उसे क्या कहते हैं? इंश्योर्ड। अब हम बात करेंगे कि इंश्योरेंस के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं और इंश्योरेंस किस प्रिंसिपल पे काम करता है। सबसे पहला पार्ट है बच्चे, पहला प्रिंसिपल क्या है? अटमोस्ट गुड फेथ। इस पे केस स्टडी आएगा। जितने भी इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स हैं उन सब पे क्या आएगा? केस स्टडी। पहला क्या है? अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है कि जब भी इंश्योरेंस कंपनी आपका इंश्योरेंस करती है तो ये मान के चलती है कि आपने जो भी कंपनी को इंफॉर्मेशन दी है वो ट्रू एंड करेक्ट दी है, ट्रू एंड फेयर दी है। मतलब आपने इसमें कोई चीज मिलाया नहीं है, कोई चीज छिपाया नहीं है। मतलब आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया तो वो लिखवाते हैं कि आपको कोई पास्ट बीमारी तो नहीं है, कोई एडिक्शन तो नहीं है। और आपने अगर कुछ भी गलत बताया और बाद में कंपनी को पता चला तो वो आपके इंश्योरेंस को कैंसिल कर सकती है, क्लेम के समय भी कैंसिल कर सकती है। तो अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब होता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अब्रिमिंग फेडी। ये बच्चे लैटिन वर्ड है, इन गुड फेथ। इसका मतलब क्या होता है? इन गुड फेथ। A contract found on the utmost faith, both the insurer and insured shall display the good faith towards each other. एक दूसरे की तरफ कंपनी भी अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन किसको बताएगी? जो इंश्योरेंस करवा रहा है। और व्यक्ति भी अपनी सारी डिटेल किससे बताएगा? इंश्योरर को बताएगा। ये याद रखने की बात है, याद रखना आप।
क्लियर, एंड इंश्योरर टू मेक क्लियर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्या बच्चे, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगर आपने किसी चीज का इंश्योरेंस किया है तो उसके अंदर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। आपका मतलब वो चीज आपकी होनी चाहिए, किसी दूसरे की चीज का इंश्योरेंस आप नहीं करवा सकते हो। द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। मैंने अभी आपको बताया था गाड़ी किसी और की, इंश्योरेंस मैं नहीं करवा सकता, जिसके नाम पे गाड़ी होगी वही करवाएगा क्योंकि ऑनर वही है ना। तो ये याद रखने की चीज है कि आप किसी के घर का आपने फायर इंश्योरेंस करा दिया तो जिसका घर का है वही फायर इंश्योरेंस कराएगा, मैं और आप नहीं करवा सकते। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है। इंडिविनिटी का मतलब होता है कि बच्चे जितना भी आपको लॉस हुआ है पैसा उतना ही मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस में नहीं लगता ये, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू, क्योंकि लाइफ का पार्शियली डैमेज नहीं होता। लाइफ तो या तो पूरा जाती है या तो पूरा बचती है, ऐसा थोड़ी ना आधा मरा है आधा जिंदा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो इंडिविनिटी का मतलब होता है कि जितना लॉस हुआ उस लॉस की भरपाई कौन करेगी, कंपनी। चाहे आपने इंश्योरेंस कितने का भी करवाया हो उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो आपने किसी गोडाउन का फायर इंश्योरेंस करा रखा है 50 लाख का और आग लगा और नुकसान सिर्फ 10 लाख का हुआ तो कंपनी कितने का देगी, 10 लाख रुपए देगी। आपने इंश्योरेंस 50 लाख का करवा रखा है, नुकसान 1 करोड़ का हुआ तो कंपनी कितना देगी आपको, 50 लाख ही देगी, 1 करोड़ नहीं देगी, क्योंकि इंश्योरेंस का मैक्सिमम अमाउंट कितने तक जाता है, सम इंश्योर्ड तक। कितने तक, सम इंश्योर्ड तक, क्योंकि जो प्रीमियम बनता है वो सम इंश्योर्ड के बेसिस पे बनता है। प्रीमियम किसके बेसिस पे बनता है, सम इंश्योर्ड के बेसिस पे बनता है। क्लियर। तो इंडिविनिटी क्या होती है कि जितना आपका लॉस हुआ है किसका, इंश्योर्ड पर्सन का, उसको उसके डैमेज का क्लेम मिलेगा। किसका मिलेगा, डैमेज का। प्रॉक्सिमेट कॉज, ये बात करो पहले इससे। सब्रोगेशन क्या बच्चे, सब्रोगेशन। तो सब्रोगेशन क्या है, इट रेफर्स टू द राइट ऑफ द इंश्योरर। अगर मान लो कि किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद आपने डैमेज क्लेम कर दिया, गाड़ी बिल्कुल खराब हो गई, तो जो उसके स्क्रैप है, बचा हुआ सामान है, वो कौन ले जाएगा, इंश्योरर ले जाएगा। मतलब इंश्योरेंस की कंपनी लेके जाएगी, आपको नहीं मिलेगा। क्लेम आपको मिल गया, आप अपना पैसा ले आप हटे, जो भी स्क्रैप है, डैमेज वाली चीजें हैं, वो कौन लेगा, कंपनी लेगी। उसको बेच के वो अपना पैसा जो भी रिकवर करेगी वो अपना करेगी। तो इट रेफर्स टू द राइट ऑफ द इंश्योरेंस टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ द इंश्योर्ड after the settlement of the claim, after the insured is compensated for the loss or damage to the property insured by him, her right of the ownership of such property pass on to the insurer. मालिकाना हक किस पे चला जाएगा, इंश्योरर पर चला जाएगा। and this is because the insured should not be allowed to make any profit by selling the damaged property. प्रॉपर्टी के डैमेज होने से जो लॉस हुआ है वो कौन समझेगा, कंपनी समझेगी। और बेच के, जैसे मान लो इस बिल्डिंग का आग का मैंने इंश्योरेंस कराया, फायर इंश्योरेंस, और आग लग गई, मुझे इंश्योरेंस का पैसा मिल गया। जैसे मुझे इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, इस बिल्डिंग की पे जो ऑनरशिप है वो मेरा खत्म हो जाएगा। वो किसका हो जाएगा, कंपनी का हो जाएगा। कंपनी अब इसको बनवाएगी, तोड़वाएगी, फिर बेचना होगा, वो अपना बेचेगी, लेकिन ऑनरशिप मेरा इस पे से खत्म हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन कहता है कई बार क्या होता है हम कि कई सारे कंपनियों से इंश्योरेंस करा लेते हैं। मैंने मान लो कि 3 कंपनियों से इंश्योरेंस करा लिया। राम ने क्या था, बहुत चालाक था। राम ने क्या किया, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस ए कंपनी से भी करवाया, बी से भी करवाया, और स्कूटर की वैल्यू हुई थी उसकी 1 लाख, इससे भी 1 लाख रुपए की करवा ली, इससे भी 1 लाख रुपए की करवा ली, और इससे भी 1 लाख रुपए की करवा ली। और डैमेज इसको हुआ टोटल
60,000, क्या हुआ, इसको काट दो। डैमेज कितने का हुआ, तो तुम्हें लगेगा कि भाई ए कंपनी भी 60,000 देगी, बी भी 60,000 देगी और सी भी, इसको तो 60 मिलके 180 हो गया भाई साहब, स्कूटर की वैल्यू 1 लाख और मिल कितना जाएगा 1,80,000। ऐसा नहीं होगा, ये गधा है जिसने कराया, उसको तीनों मिलके 60,000 देंगे, 20,000 ये देगा, 20,000 ये देगा और 20,000 ये देगा। तो याद रखना कि कभी भी इंश्योरेंस करते हैं तो अगर हम एक ही गाड़ी का मल्टीपल इंश्योरेंस करा लेंगे तो हमें मल्टीपल पैसा नहीं मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस में होता है कि आप एक ही व्यक्ति का 2-3 जगह से इंश्योरेंस करा लो, वहां मिलता है, बट जनरल इंश्योरेंस में नहीं मिलता। जनरल इंश्योरेंस में किसका इंश्योरेंस होता है, मैंने आपको बताया था, घर का, गाड़ी का, इन सब चीजों का जो इंश्योरेंस होता है वो किस कैटेगरी में आता है, जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में, जनरल इंश्योरेंस की कैटेगरी में। लाइफ इंश्योरेंस पता है आपको, लाइफ इंश्योरेंस पता है, कोई डाउट? तो लाइफ इंश्योरेंस में भी डिफाइंड एज द कॉन्ट्रैक्ट इन विच द इंश्योरर इज इन कंसिडरेशन ऑफ सर्टेन प्रीमियम either in lump sum or by the periodical payment agree to pay to the assured। क्या होता है बच्चे, एग्री करता है पैसे देने को, और टू द पर्सन फॉर होल बेनिफिट ऑफ द पॉलिसी इज टेकन। फायर इंश्योरेंस बताया था मैंने आपको, इस केस में क्या होता है, आग लगता है तो आग लगने के केस में आपको पैसा मिलता है। मरीन इंश्योरेंस में क्या होता है, जब आप समुद्र से कोई माल मंगवा रहे हो तो उस केस में जो इंश्योरेंस कराते हैं उसे क्या कहते हैं, मरीन इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, आप बीमार पड़ते हो तो कंपनी आपको पैसा देती है, बीमार नहीं पड़ते हो तो कंपनी पैसा नहीं देती। पोस्टल तो अब आपका है ही नहीं, इतना ही है।